Zabrajda from evidyarthi.in. So हिस्ट्री का चैप्टर करते हैं, चैप्टर नंबर 9, द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 से लेके 1947 तक। तो सबसे पहले टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं, द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, यानी कि अब भाई नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म दिखाने का भाई वक्त आ गया है। क्यों? क्योंकि इतने टाइम से ब्रिटिश लोगों ने हमारे पर राज किया है, इतना ज्यादा ऑपरेसिव बिहेवियर रखा है हमारे ऊपर, हमारा कास्ट सिस्टम चेंज कर दिया, हमारा जो ग्रोथ लाइक क्राफ्ट था एंड टेक्सटाइल प्रोडक्शन था वो भी चेंज कर दिया, वुमेन्स की लाइफ चेंज कर दी, लोगों की लाइफ चेंज कर दी, धर्म चेंज कर दिए, बहुत सी ऐसी चीज थी वो खुद से चला रहे थे। लेकिन क्या मतलब क्या बनता है कि इंडिया होने का क्या मतलब बनता है, वो हम थोड़ा आगे जाके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पॉइंट पे बढ़ते हैं। एसोसिएशन स्टार्टेड बिल्डिंग इन 1880s along with स्वराज सभा INC with 72 delegates in 1885। सो इसका क्या मतलब होता है कि अब भाई इंडियंस को लगने लग गया था कि भाई ब्रिटिशर्स का बहुत हो चला, भाई इन लोगों को निकालना इंडिया से भाई बहुत जरूरी है, क्योंकि वरना हमें अब जाके नहीं निकालेंगे, अगर और देरी करेंगे तो शायद अब इंडिया ब्रिटिश बन जाएगा, यानी कि ब्रिटेन में दूसरा ब्रिटेन तब्दील कर देंगे भाई, वो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, तो स्वराज सभा करके इंडियन जो एसोसिएशन है स्वराज सभा करके वो बनी INC, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जहां से महात्मा गांधी इवन नेहरू जी भी रहते थे। साथ ही साथ 72 डेलीगेट्स थे। आपको याद रखना है कि INC के अंदर स्टार्टिंग में 72 डेलीगेट्स थे। ठीक है, और वो अक्रॉस द कंट्री, यानी कि कंट्री की इधर उधर, यानी कि बहुत से अलग अलग जगहों में रहते थे, लेकिन उनका गोल एक ही था, वो था स्वतंत्रता। गोल सबका एक ही हो गया था। लोग बहुत दूर दूर रहते थे, बहुत लाइक एक स्टेट से दूसरे स्टेट रहते थे, लेकिन एक साथ कनेक्ट करते थे और एक ही गोल होता था, स्वतंत्रता। ठीक है, उसके बाद आता है एक्ट्स वर पास बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, भाई वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। साथ ही साथ आर्म्स एक्ट 1878 को पास कर दिया था। पहले वर्नाकुलर एक्ट की बात करते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आपको प्रेस से पता चल जा रहा है कि इसका मतलब क्या होगा, यानी कि अब कोई भी इंडियन लोग भी तो प्रेस में भाई शामिल रहते थे, वो लोग भी अपने डिबेट्स लिखते थे, आर्टिकल्स लिखते थे, न्यूज़पेपर लिखते थे, अपने प्रिंटिंग प्रेस थी उनकी। ठीक है, सो जो भी इंडियंस कुछ भी लिखेगा ना ब्रिटिशर्स के खिलाफ लिखेगा, या फिर ब्रिटिशर्स की कोई भी बात अच्छी नहीं लग रही होती किसी को, तो वो अपने पक्ष लिखता है, अपने जवाब लिखता है, न्यूज़पेपर में लिख के अपने सारे लोगों को, जितने भी लोग हैं उनकी तरफ पहुंचाता है कि देखिए मुझे ये प्रॉब्लम है और मैं ये लिख रहा हूं। लेकिन फिर क्या हुआ, अगर ब्रिटिशर्स को कुछ भी बुरा लगेगा इंडियंस के लिए, लाइक इंडियंस का कोई भी बोली हुई चीज उन्हें बुरी लगेगी, तो वो उनकी प्रिंटिंग प्रेस ही बंद करवा देंगे। कहते हैं ना कि प्रेस के पास भाई बहुत पावर होती है, प्रेस के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, लेकिन यहाँ पे उंगली क्या, यहाँ पे तो डायरेक्ट ताला लगा दिया जा रहा था उनकी प्रिंटिंग प्रेस पे। ठीक है, सो ब्रिटिश के पास एक पावर आ गई थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से कि वो कहीं भी किसी भी प्रिंटिंग प्रेस पे ताला लगा देगा, उसकी न्यूज़पेपर को कन्फिस्केट कर लेगा। क्यों? अगर उसे लगा कि वो ऑब्जेक्टिफल है, यानी कि उसे लगा कि वो सही नहीं लिख रहा है या फिर वो उनके खिलाफ लिख रहा है, तो वो ऑब्जेक्टिबल माना जाएगा। ठीक है, दूसरी बात आ जाती है आर्म्स एक्ट की। 1878 की बात चल रही है। 1878 यहाँ पे लिखा हुआ 1870s to 1947, तो यहाँ पे हमने 1885 पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं 1878 आर्म्स एक्ट के बारे में। यानी कि कोई भी इंडियन आर्म्स नहीं रख सकता है, यानी कि आर्म्स को हथियार भी कहा जाता है, वो अपने पास नहीं रख सकता है। बहुत से लोग हैं जो सिक्योरिटी के लिए आर्म्स रखते हैं, लाइसेंस लेके आर्म्स रखते हैं, लेकिन आप भाई उस वक्त पे ब्रिटेन के मद्देनजर हैं आप, तो आप आर्म्स नहीं रख सकते, इसलिए इसका नाम था आर्म्स एक्ट। ठीक है, यानी कि कोई भी इंडियन हथियार नहीं रख सकता है, मौजूद ही नहीं कर सकता भाई घर में, क्योंकि आप भाई ब्रिटिश के कंट्रोल में हो। एंड ये सारी चीजें लागू करी जा रही थी हमारे इंडियंस पे। ठीक है, उसके बाद आता है एजुकेटेड डेलीगेट्स हेल्प। ठीक है, IE यानी कि दैट इज नाउरोजी A O ह्यूमे।
एक्सेट्रा। ठीक है, मैंने ये सिर्फ 2 का नाम दिया क्योंकि ये लोग भाई बहुत ज्यादा मेन है। नाउरोजी जो थे वो एक ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो एक मेंबर रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने स्टिल इंडियंस की मदद करी। ठीक है, वो ब्रिटिशर है लेकिन उन्होंने मदद करी। एओ ह्यूमे कौन थे? एओ ह्यूमे थे ब्रिटिश ऑफिशियल रह चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने मदद करी, फिर भी इंडियंस की मदद करी, क्योंकि उन्हें पता चल रहा था कि भाई ब्रिटिशर्स भाई इंडियंस से बहुत ज्यादा ऑपरेसिवली बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, सो ये जो पूरा टॉपिक है हमने क्लियर कर लिया है। बस 1-2 पॉइंट में जोड़ना चाहूंगी कि यहाँ से 1870 से जो लहर चल पड़ी थी स्वतंत्रता की सबके दिलों में, वो क्यों चल पड़ी थी? लोगों को ये महसूस हुआ कि जो इंडिया नाम है, जो हिंदुस्तान नाम है, उसमें हिंदुस्तानी तो राज ही नहीं कर रहे हैं, उसमें तो भाई किसी और जगह के फॉरेनर आके, ब्रिटिशर्स आके राज कर ले रहे हैं। इंडिया इज फॉर इंडियंस एंड इसी से ये चीज स्टार्ट हो गई थी, इंडिया इज फॉर इंडियंस। और इंडिया भाई, इंडिया नाम भी चेंज होने लग जाएगा अगर ब्रिटिशर्स को हम और ज्यादा राज करने दें। सो यहीं से ऑर्गेनाइजेशंस बनने लग गए थे, यहीं से भाई एकदम एक लहर चल पड़ी थी स्वतंत्रता की, कैसे करके इन जो अंग्रेज है ना, जो गोरे हैं, इनको बाहर निकाल के फेंक दिया जाए। ठीक है, और अब इंडियंस सारी क्लास, जेंडर और जितने भी लोग हैं, जितने भी ओबीसी, एसटी, सब लोगों को राइट मिलेगा, इक्वालिटी मिलेगी, लेकिन ये ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं रहने चाहिए। सो यहीं से ये मुद्दा चालू हो गया था, इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म। बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।